हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं सेट्स स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप ये क्लास आपकी फर्स्ट क्लास होगी और ये स्टार्टिंग से मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट करा दूं। मैं तो देखिए, थोड़ी सी मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेट्स का। आप यहाँ पे जो लिखी हुई है इस डेफिनेशन में भी नहीं चाहिएगा। और मैं शुरू से आपको थोड़ी सी एक और मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप देख लीजिए, है ना। तो पहले तो ये सेट जो है ना, सेट्स जो आपको पढ़ना है, इसको आप देखेंगे तो बहुत जगह जो आपका डेफिनेशन है वो डेफिनेशंस आपके कहीं कहीं आपका ये जो है कि ये लिखा हुआ मिलेगा आपको थोड़ी सी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टर्म्स। या ये होता क्या है कि या तो आप टर्म्स के जगह पे बहुत जगह आपको ये लिखा रहेगा थिंग्स, और कहीं कहीं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये एक ही चीजें हैं। आप मतलब कोई ये डिफरेंट नहीं है। कहीं पे आपको ये टर्म्स लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको थिंग्स लिखा, कहीं ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब समझने से मतलब है हमको। तो अगर आप एक फैमिली को समझे तो आप सेट्स को समझ जाएंगे। जैसे आप एक फैमिली है और आपका फैमिली का एक नाम है कि आप किसी जाति से या किसी एक पर्टिकुलर से बिलोंग करते हैं, तो आप उस फैमिली का एक नाम होता है और उस फैमिली में एक सदस्य होते हैं। तो उसी हिसाब से सेट्स को भी समझने के लिए कि सेट्स भी क्या होता है, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिसपे सभी लोगों की राय जो है वो समान होती है, मतलब एक ही होती है। और वह क्या होता है कि वेल डिफाइंड होता है, मतलब वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ नहीं, और सभी के लिए एक ही होनी चाहिए, जिसपे सभी लोगों की राय एक हो। जैसा कि अगर मैं अभी कहूँ कि जैसे कोई बात बोली और वो बातें, जैसे आप ये कह सकते हैं कि भॉवेल, तो भॉवेल से मतलब क्या, आप यहाँ बोले या अमेरिका में बोले या दुनिया के किसी कोने में बोले, तो भॉवेल का मतलब यही सब समझते हैं कि भॉवेल का मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वो 5 लेटर्स, है ना। तो किसी चीज़ को आप जैसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आप कहीं भी अगर नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर क्या है, वो वेल डिफाइंड है। कहीं भी जाएंगे रियल नंबर की बात करेंगे तो वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ऐसी चीज़ें जो वेल डिफाइंड हो, पहली क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। इस चीज पे गौर कीजिएगा। पहला तो ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। तो अब क्या है, पहला ये तो ये वेल डिफाइंड हो गई। और दूसरा क्या करा है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट, दूसरा कलेक्शन, डेफिनेशन पे जाइए तो कलेक्शन, तो ये किस चीज का मतलब, अलग अलग थिंग्स का जो वेल डिफाइंड थिंग्स है उसका एक क्या है, कलेक्शन जो है वो सेट्स कहलाता है। तो दो चीजें गौर कीजिएगा, पहली तो वेल डिफाइंड, दूसरा कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स, आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे जस्ट आप समझिए कि जैसे सेट्स को हम क्या करते हैं कि ये तो डेफिनेशन है, दूसरी सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ए से, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई और जेड भी हो सकता है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि जो कोई फैमिली का एक नाम देते हैं उसी प्रकार से एक सेट्स का नाम रखते हैं। तो ये नाम रखने का एक तरीका है, एक स्टाइल है, इसको बोल सकते हैं कि किसी फैमिली का नाम दिए और हम इस स्टाइल से दिए, इस तरीके से दिए। लेकिन आपको किस तरीके से देना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से ही देना है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है कि ये तो एक फैमिली हो गई, ए, बी, सी, डी, ये सारे क्या हो गए, एक फैमिली हो गए। और ये टोटल क्या हो गया, फैमिली हो गया। इस फैमिली के अब क्या है कि मेंबर्स हैं, तो मेंबर क्या होते हैं, एक घर में रहते हैं ना। तो ये इसको लिखने का तरीका ये है कि एक फैमिली है जो एक घर में रहता है, ये करली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। और ये ए, बी, सी, डी, ई, आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से। इसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है,
आप चाहें तो पहले ई भी लिख सकते हैं, पहले डी भी लिख सकते हैं, फिर सी भी लिख सकते हैं, मतलब इसका ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। तो एक सेट्स को हम डिफाइन, ये सेट्स का क्या हो गया, नाम हो गया, या एक फैमिली का नाम लिखने का ये तरीका हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक तरह का घर बन गया, जो करली ब्रैकेट है वो घर है, इस घर में वो रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद करने की मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि किस में रहेंगे, तो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। और ये एलिमेंट्स है। लेकिन अब होता है ना कि किसी के बारे में जैसे आप कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कि ये जो है ना वो वहाँ से बिलोंग करता है, या उस परिवार का लड़का है, या उस परिवार की लड़की है, या यहाँ से है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे कि ये एक फैमिली है जिसका नाम ए है, और इसमें ये सदस्य हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इसको लिखने के लिए, इसको दिखाने के लिए एक इसको बोलते हैं इप्साइलन। क्या बोलेंगे, इप्साइलन। और इसको इस तरह से बोलते हैं कि बिलोंग्स टू, मतलब वहां से बिलोंग में है, इसको हिंदी में आप समझे ये है, कहते हैं कि में है। और एक इसी को साइलेंट को बीच से ऐसे काट देते हैं, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब है कि मतलब कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको ऐसे समझिए। जैसे कि मैंने अगर लिखूं कि अभी जो मैंने ये सेट्स लिया, इस सेट्स को ले लीजिए, तो ये लिख सकते हैं कि ए एलिमेंट्स ऑफ बी, सॉरी ये कैपिटल ए लिखे, ए एलिमेंट्स ऑफ ए, बी एलिमेंट्स ऑफ बी, और सी एलिमेंट्स ऑफ ए, डी एलिमेंट्स ऑफ ए, और ई एलिमेंट्स ऑफ ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर जो जैसे मान लीजिए मैंने एफ ले लिया, तो एफ एलिमेंट्स ऑफ ए लिखेंगे, एफ देखिए तो इसमें है, इस एफ इसमें नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि एफ इसमें नहीं है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये इसमें नहीं है। या इसके अलावा कोई भी अगर लेटर मैंने ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने टी ले लिया, तो टी बिलोंग कर रहा है क्या, टी बिलोंग्स टू ए, क्या टी ए में है, कहीं पे नहीं है। इसको क्या करेंगे, ये कहेंगे कि ये नॉट बिलोंग्स टू ए। और हिंदी में कहना है तो ये कह सकते हैं कि टी ए में नहीं है, या टी ए का सदस्य नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि टी ए का सदस्य नहीं है। तो दो चीजें पे गौर कीजिए, एक तो ये कि ए से कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सदस्य, हिंदी में सदस्य इसको बोलते हैं, इसको हम स्मॉल लेटर से, इसको कभी कभी कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जब वो कंडीशन आएगी तो मैं समझाऊंगा। दूसरा ये कि ये करली ब्रैकेट्स में। तीसरा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इप्साइलन। दूसरा कि नॉट एप्साइलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉट इप्साइलन, इसको बोलेंगे एप्साइलन, ठीक है। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। अब क्या है उसको देखिए। एक तो आप ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो इसको हम दो तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या है, टबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। पहला क्या हुआ, टबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन मेथड और लैंग्वेज मेथड। बट इसका यूज हम नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर यूज किसका करते हैं, यही दोनों का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब टबलर मेथड से या रोस्टर मेथड से ऐसे समझिए कि इसको बहुत गहराई से समझिएगा, वर्ड को पकड़िएगा तो आप समझ पाएंगे, तभी आपको याद रहेगा। टबलर या रोस्टर मेथड से, रोस्टर से याद ये रखिए कि अभी आप जनरली आप यूट्यूब में देखते होंगे, तो आप ये कहते हैं कि वो उसने उसको रोस्ट कर दिया, उसने उसको रोस्ट कर दिया। रोस्ट करने का मतलब क्या, कि किसी के बारे में खुल करके बात करना, उसके बारे में अच्छाई बुराई जो भी चीजें हैं उसके बारे में सब कुछ कह देना, है ना। तो आप कहते हैं कि उसने उसको रोस्ट कर दिया। तो रोस्ट करना मतलब किसी चीज के बारे में बिल्कुल ओपन
साफ साफ एकदम खुला, मतलब करना, इंटरप्रेट करना, मतलब पूरी तरह से उसके बारे में इंटरप्रेट करना ही क्या कहलाता है? रोस्टर मेथड। रोस्टर याद रखिए कि पूरी तरह से खोल करके उसके बारे में बोलना, एक एक चीज जो स्पष्ट रूप से कहना, ये कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से किसी चीज के बारे में कहना क्या होता है? वो रोस्टर मेथड कहलाता है। तो रोस्टर मेथड जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल के रूप में अगर ये ले लिया मैंने AEIOU, तो ये आप जनरली देख के तो ये कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड है। ए ई सभी के लिए तो समान ही होता है ना। और ये कलेक्शन भी है। सेट्स क्यों हुआ? क्योंकि ये AEIOU क्या है? ये वेल डिफाइंड है, इसके बारे में सभी का मत एक ही है। और दूसरी क्या हुआ कि ये कलेक्शन है किसका? वॉवेल्स का। तो अब ये सारी जो चीजें हैं AEIOU, तो देखने से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल क्या है? ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल लेटर हैं। तो अब ये खुल के आपको पता चल जा रही है, तो ये स्पष्ट आपको दिख रही है। लेकिन या कोई और ऐसे ले ले कि मान लीजिए मैंने कोई सेट बी ले लिया, कोई सेट बी ले लिया और ऐसा लिख दिया 1 2 3, और इसको मैंने ये कर दिया, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि ये 1 2 3 बी, जो सेट्स बी है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब 1 2 3 क्या होता है? वो नेचुरल नंबर है। तो ये आपकी खुल के बोली जा रही है। अब इसी चीज को बना करके कैसे तो इसमें जब बना करके कोई चीज को लिखा जाता है, तो इसमें करते क्या है कि जैसे आपने अगर कोई चीज ली, कोई सेट्स ले लिया आपने, अगर इसी सेट्स को मैं लूँ, तो इस सेट्स में अगर ऐसा कर सकते हैं आप कि कोई चीज़ ऐसा कर दीजिए, अगर मैं इसको पूरे का नाम एक्स ले दूँ, पूरे का नाम क्या कर दूँ? एक्स लिख दूँ, ये टोटल का नाम एक्स हो गया। AEIOU टोटल का नाम मैंने क्या कर दिया? एक्स रख दिया। तो अभी क्या होगा कि एक्स, तो एक्स, तो ये कहेंगे कि टोटल को एक्स ले लिया, ये कहेंगे एक्स सच दैट, मतलब ये सारे लोग एक्स सच दैट, इसको सच दैट पढ़ेंगे कि एक्स सच दैट ऐसा है कि एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया है ए इजकल टू एक्स सच दैट, इसको सच दैट पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको सच दैट। तो अब कहेंगे कि एक्स इज, मतलब ऐसा है कि, हिंदी में बोलते हैं कि ऐसा है कि, और इंग्लिश में सच दैट एक्स इज, ऐसा है कि एक्स इज वॉवेल, एक्स क्या है? वॉवेल है। अगर मैं दूसरी एग्जांपल मैंने ये लिया था 1 2 3 को, अगर इसको मैं ले लूँ, तो हम ये कहेंगे कि एक्स सच दैट, इसको मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि सेट्स बी, अब ये लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये चीजें हो गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी समझिए, बहुत सारा डिस्टरबेंस ये होता है कि यहाँ जो मैंने बिलोंग्स टू की बात की, तो कुछ ऐसा समझें कि 1 मिनट बच्चों, मैं थोड़ी आप लोग को पेज, इसी पेज में मैं चाह रहा हूँ कि समझा दूँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ए, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा लिखना गलत है। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। या आप ये भी नहीं लिख सकते हैं कि ए नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ए भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी लिखा जाता है तो लिखने का सही तरीका ए एलिमेंट्स ऑफ ए ही होगा, ठीक है। तो ये इसको कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, ये इसको अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी और आगे आपको बताऊं, यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। एक मैं क्वेश्चन कोई ले लूँ और फिर मैं आपसे पूछूं, तो आपको समझ में आएगी। दूसरा पेज, ये मैंने कोई एक क्वेश्चन ले लिया। अभी इसमें ये क्या लिखी हुई है इसके बारे में आप नहीं सोचिए,
मैं इसके बारे में बाद में डिस्क्राइब करूँगा। अभी मैं थोड़ी सी मैं खुद से जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालाँकि मैं इसके बारे में भी बात करूँगा, ठीक है? तो देख लीजिए ये कोई क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि ऐसा ले लें कि कोई सेट्स ले लिए ए इक्वल टू और ये लिखें 1 2 और ऐसा लिख दें 3 4 और कोई 1 2 भी ले लें 1 2 ही ले लें ऐसा लिख दें और यहाँ 5 6 ले लें। तो अब ये बताइए कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो बहुत लोग ये काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 फिर इसको 5 6 7 8। आप इतना तो ये टोटल जो है 8 नहीं काउंट करेंगे। ये 1 हुआ 2 हुआ ये एक एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स और ये जो टोटल है ये टोटल क्या होगा ये एक एलिमेंट्स में काउंट होगा। ये एक एलिमेंट्स में काउंट होगा। ये 1 2 भी जो है वो एक ही एलिमेंट्स में काउंट होगा और ये जो है ये भी एक ही एलिमेंट्स में काउंट होगा। ये एलिमेंट्स कैसे भी लिख सकते हैं इसका कोई मायने नहीं लगता है। जैसे मैंने कोई सेट ए ले लिया और यहाँ पे 1 2 3 ऐसा लिया और मैंने ब्रैकेट में ले लिया 4 5 या अब मान लीजिए 6 7 ऐसा ले लिया। तो ये एलिमेंट्स कैसे भी लिखा जा सकता है। ये ऐसा हो सकता है सेम नंबर भी हो तो भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैंने कोई बी ले लिया कोई सेट्स और ये ऐसा लिख दिया कि 1 2 और ये 1 2 ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। आप इसको सेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप एलिमेंट्स अगर यहाँ काउंट करना हो तो 3 एलिमेंट्स होंगे 1 2 और ये एक ही एलिमेंट्स काउंट होगा। ये एक ही एलिमेंट्स काउंट होगा। तो एलिमेंट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस अगर मान लीजिए अगर आपने ऐसा लिख दिया तो अगर मान लीजिए 1 लिखा और 2 लिखा और आपने ये करली ब्रैकेट लगा दिया और एलिमेंट्स ऑफ बी कर दिया तो ये आपकी क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी। रॉन्ग क्यों हो जाएगी क्योंकि आप जो एलिमेंट्स जैसा दिया है उस एलिमेंट्स को उसी रूप में आपको करना है न कि आप अपने हिसाब से एलिमेंट्स को चेंज करेंगे। आप एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो लिखने का ये सही तभी होगा जब 1 2 और ये आपकी एलिमेंट्स ऑफ बी करेंगे तब ये राइट होगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप जिस जैसा एलिमेंट्स है उसको बिल्कुल वैसे ही आपको इंटरप्रेट करना है न कि उसको अलग तरीके से आप लिख दें या अलग कुछ बना करके लिख दें। अगर ऐसा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है। जैसा है जो है उसी तरह से लिखना है आपको, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं जो पहले अब इस पे मैं आ जाता हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि ओपन इंटरवल ये ओपन इंटरवल मैंने लिया है आपको सेट्स को समझाने के लिए कि मतलब इसके एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं। आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि ओपन इंटरवल क्या है। एक सेट्स लिया और ये सेट्स 1 और 3 इसके एलिमेंट्स है तो ये दिखा रहा है कि ये क्या है ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल लिखने का तरीका एक और भी होता है ना, इसको ऐसे भी आप लिखते हैं, ठीक है। बीच में ये रहता है और इसको ओपन कर देते हैं और इसी चीज को अगर हम ऐसा कर दें ये क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है। ये क्या है ओपन इंटरवल है और 1 और 3 है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि 1 और 3 क्या है इसको डिफाइन करें कि एक्स सच दैट है ना, मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और ये आर क्या है एक से बड़ा और 3 से छोटा। मतलब अगर ये देख रहे होंगे कि आपको एक चीज मैं और बताते चलूं। जैसा कि ये साइन ऐसा होता है एक साइन ऐसा होता है और ये साइन ऐसा होता है और एक साइन ये ऐसा होता है। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि ये जो है ये हमेशा क्लोज इंटरवल में दिखाया जाता है और जब ये ओपन इंटरवल होता है तो ये मतलब दिखाने के लिए कौन किससे बड़ा है। ओपन इंटरवल में ये मतलब इस अगर ये साइन लगा है तो इसका मतलब है कि ये जिससे बड़ा या जिससे छोटा है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन ये बड़ा है और बराबर है तब दोनों को इंक्लूड किया जाता है।
जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा कि ऐसा लिखिए, 2 इज 3 ले लीजिए, 2 इज 3 इज ग्रेटर देन 4। तो आप अगर 3 इज ग्रेटर देन 4 ले रहे हैं, 3 इज और सॉरी थोड़ी सी लिखने में मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये तो इसका मतलब है कि 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर ये 3 इज ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को शामिल नहीं करना है, केवल 1 से 2 जो भी होगा चीजें हम उस एलिमेंट्स को ले सकते हैं। उसी प्रकार से 1 और 3 की बात जब आ रही है तो ये ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब है कि 1 को भी शामिल नहीं करना है और 3 को भी शामिल नहीं करना है, लेकिन 1 और 3 के बीच के जितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 और 3 अगर नंबर लाइन पे जाएंगे तो 1 और 3, अब इसके 1 2 3 इसके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करके नंबर रहे होंगे। तो इस सेट्स में हम 1 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x सच दैट x एलिमेंट्स ऑफ r। और कैसा एलिमेंट्स है कि वो r से मतलब x जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसमें क्या क्या नंबर आ सकता है, आप अगर इसको देखेंगे तो 1 से बड़ा मतलब क्या, 1.1, 1 की इंक्लूड नहीं करेंगे, 1.2 डॉट डॉट 1.999 ऐसे करके, और आप ये जा सकते हैं 2.999, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब कि 1 और 3 के बीच में जितने नंबर होंगे वो सारे इसके सेट्स कहलाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो आपको लॉजिकली समझना होगा। दूसरी बात, आप देखिए क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या हुआ कि अभी देखिए सामने आ गया ना, क्लोज इंटरवल का मतलब कि इसमें जो 2x से बड़ा 2 है तो इसमें 2 को भी इंक्लूड करना है और 0 को भी इंक्लूड करना है। तो जितने भी जीरो, 0 और 0 के बराबर जो और 2 से छोटा है, यानी कि जितने भी 0 से लेकर के 2 तक के नंबर होंगे, तो 0 से लेकर के 2 तक के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे ना। अगर मैं एक नंबर लाइन खींचूं तो 0 ये है, 1 ये है और 2 ये है। तो ये जो है, ये भी तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर तो है ना। ये मान लीजिए कि 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.33, 0.99 ऐसा करके यहाँ से भी तो होगा, 1.11, 1.22, 1.3, 1.999 ऐसा भी तो होगा। तो इसके बीच में वो लिखा नहीं है, लेकिन आपको लॉजिकली समझना है ये कहाँ तक आएगा, 2 तक। इसका मतलब ये हुआ कि x ऐसा है, अगर इसको, ये तो आपको डायरेक्ट लिखा है कि इसमें ये जो आपको लिखा हुआ है इसको आप बोल सकते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर, तो इसको बोल सकते हैं बिल्डर बुक। यहाँ भी वही चीज है, ये क्या है, रोस्टर, और ये आपका क्या हो गया, बिल्डर। ये इस तरह से चीजें हुई, ठीक है। अब मैं इसके नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं तक समाप्त करता हूं बच्चों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।